नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। सवाल ये है कि हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को असल में कंट्रोल कौन करता है? क्या ये हम हैं या कोई और? कभी ऐसा हुआ है कि सोचा था कि शो का बस एक एपिसोड देखेंगे और देखते-देखते पूरी सीजन ही खत्म कर दी? ये तो बहुत से लोगों के साथ होता है ना? असल में ये छोटी सी बात हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी खींचतान की तरफ इशारा करती है। हाँ, बिल्कुल सच है। हमारे दिमाग में करीब 90 अरब न्यूरॉन्स हैं। सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और मजे की बात यह है कि इसका ज्यादातर काम तो पर्दे के पीछे ही होता है। मतलब हमें पता भी नहीं चलता। ये कुछ ऐसा है जैसे हम घड़ी में टाइम तो देख लेते हैं, पर उसके अंदर की मशीनरी कैसे काम कर रही है उससे अनजान रहते हैं। तो फिर असली सवाल ये है कि दिमाग का इंचार्ज कौन है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दिमाग की गहराइयों में चलते हैं। अब दिमाग के काम करने के तरीके को समझने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है ये देखना कि जब इसके सिस्टम्स का तालमेल बिगड़ जाता है तब क्या होता है। स्लीप वॉकिंग यानी नींद में चलना इसका एक कमाल का उदाहरण है। सोचिए, एक केस था जिसमें एक मरीज ने नींद में चलते चलते अपनी किचन की दीवार पर एक एकदम परफेक्ट ट्रायंगल बना दिया। इससे पता चलता है कि हमारा शरीर हमारे होश में आए बिना भी कितने मुश्किल काम कर सकता है। तो आखिर ऐसा होता कैसे है? जब कोई नींद में चलता है तो उसके दिमाग के कुछ हिस्से तो जाग जाते हैं, जैसे कि मोटर कॉर्टेक्स जो बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और विजुअल कॉर्टेक्स जो देखने में मदद करता है। लेकिन दिमाग का जो सीईओ है यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो सारे फैसले लेता है, प्लानिंग करता है, वो हिस्सा गहरी नींद में होता है। ठीक है, ये तो हुई नींद की बात। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और जनरल एनेस्थीसिया को देखते हैं। जब किसी को बेहोश किया जाता है तो वो अवस्था दिमाग के अंदर चल रही बातचीत के बारे में और भी गहरे राज खोलती है। देखिए, जब हम जागे हुए होते हैं एकदम होश में, तो हमारे दिमाग में जो ब्रेन वेव्स होती हैं उनमें बहुत हलचल होती है, बहुत डायनामिक होती हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दिमाग के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से लगातार तेजी से बातें कर रहे हैं, एक वाइब्रेंट बातचीत चल रही है। लेकिन जैसे ही एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो सारी हलचल, वो बातचीत अचानक एक धीमी, बेमतलब की भनभनाहट में बदल जाती है। ब्रेन एक्टिविटी एकदम से घट जाती है और दिमाग के हिस्सों के बीच का कनेक्शन, वो बातचीत लगभग बंद हो जाती है। अब जो हम देखने वाले हैं वो शायद सबसे हैरान करने वाला सबूत है। सोचिए क्या होगा अगर दिमाग के दो हिस्से मतलब लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर एक दूसरे से बात ही ना कर पाएं। मिर्गी की कुछ बहुत सीरियस केसेस में डॉक्टर्स एक सर्जरी करते हैं जिसमें वो कॉर्पस कोलोसम को काट देते हैं। ये कॉर्पस कोलोसम दिमाग के लेफ्ट और राइट साइड को जोड़ने वाला एक मेन ब्रिज है। इससे दौरे तो कंट्रोल हो जाते हैं, पर ये एक बहुत ही अजीब सिचुएशन पैदा कर देता है। इस एक्सपेरिमेंट को ही देख लीजिए। एक स्प्लिट ब्रेन पेशेंट के सिर्फ राइट ब्रेन को टेक्सस शब्द दिखाया गया। अब जब उससे पूछा गया कि उसने क्या देखा, तो उसके बोलने वाले लेफ्ट ब्रेन ने कहा कुछ नहीं। लेकिन तभी उसके बाएं हाथ ने, जिसे राइट ब्रेन कंट्रोल करता है, चुपचाप एक काउबॉय हैट की ड्राइंग बना दी। और जैसे ही उसके लेफ्ट ब्रेन ने उस ड्राइंग को देखा, वो समझ गया और चिल्लाया, टेक्सास! ये कमाल है ना? एक ही खोपड़ी में एक हिस्सा सच जानता था और दूसरा पूरी तरह अनजान था। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही चौंकाने वाला। जैसा कि इस फील्ड के बड़े रिसर्चर माइकल गजानिका ने कहा था, ये घटना बताती है कि एक ही खोपड़ी के अंदर दो अलग-अलग मन हो सकते हैं। जी हाँ, दो मन, जिनकी अपनी अपनी अलग चेतना हो। पर रुकिए, कहानी सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर की नहीं है। ये तो सिर्फ आधा सच है। हमारे बर्ताव पर उतना ही असर बाहरी दुनिया और हमारे आसपास के लोगों का भी होता है। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। हमारे दिमाग में इंसुला नाम का एक हिस्सा है जो एक इमोशनल थर्मोमीटर की तरह काम करता है। ये हमें बताता है कि माहौल कैसा है या हमें कब गिल्टी फील करना है। और फिर आता है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो एक थर्मोस्टैट की तरह है। ये थर्मोमीटर से मिली जानकारी के हिसाब से हमारे बिहेवियर को एडजस्ट करता है ताकि हम सोशली फिट रह सकें। फिनियस गेज की मशहूर कहानी इसका एक परफेक्ट हालांकि दुखद उदाहरण है। एक एक्सीडेंट में एक लोहे की रॉड उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के आर पार हो गई। मतलब उनका थर्मोस्टैट टूट गया। हैरानी की बात यह थी कि उनकी याददाश्त और चलने फिरने की शक्ति ठीक रही, लेकिन उनका व्यक्तित्व वो पूरी तरह बदल गया। वो सामाजिक तौर पर बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो गए। और बाहरी दुनिया का असर इससे भी कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है।
कुछ अनुभव इतने पावरफुल होते हैं कि वो हमारी बायोलॉजी तक को बदल सकते हैं, और ये बदलाव ये अगली पीढ़ी तक भी जा सकता है। एक स्टडी की गई चूहों पर। साइंटिस्ट्स ने उन्हें बादाम की गंध से डरना सिखाया। फिर देखा गया कि उन चूहों के दिमाग में बादाम की गंध को पहचानने वाले रिसेप्टर्स बढ़ गए। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जब इन चूहों के बच्चे हुए तो वो पैदाइशी तौर पर ही ज्यादा रिसेप्टर्स के साथ पैदा हुए। ऐसा था मानो डर की वो याददाश्त बायोलॉजिकली उन्हें विरासत में मिल गई हो। तो नींद में चलने से लेकर स्प्लिट ब्रेन तक और विरासत में मिले डर तक, ये सारे सबूत हमें एक ही सवाल पर वापस ले आते हैं कि कंट्रोल की जो हमारी समझ है, क्या वो वाकई सही है? ऐसा लगता है कि ये जो कंट्रोल में होने की फीलिंग है ना, जिसे साइंटिस्ट एजेंसी कहते हैं, वो असल में सिर्फ एक कहानी है जो हमारा दिमाग दुनिया को समझने के लिए खुद को सुनाता है। और ये कहानी बहुत नाजुक है, इसे बदला भी जा सकता है और ये टूट भी सकती है। लेकिन अब कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। क्या हो अगर जानबूझकर कंट्रोल छोड़ने से असल में फायदा हो सकता है? एक कमाल की स्टडी हुई। कुछ फ्री स्टाइल रैपर्स को एमआरआई मशीन के अंदर रैप करने को कहा गया। पाया गया कि जब वो एकदम फ्लो में थे, मतलब बिना सोचे समझे क्रिएटिवली रैप कर रहे थे, तो उनके दिमाग का फैसला लेने वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एकदम शांत था। और जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या ओवरथिंक करते हैं, तो यही हिस्सा ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दिमाग को कोई अजनबी चला रहा है। हमारा जो अचेतन मन है वो भी हम ही है। ये हमारी बायोलॉजी, हमारी हिस्ट्री, हमारे सारे अनुभव, इन सब का एक खूबसूरत मेल है जो हमें वो बनाता है जो हम हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सोच पर लाकर छोड़ देता है। हम सब हमेशा कंट्रोल बनाए रखने की कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हो अगर असली पावर, असली क्रिएटिविटी कभी-कभी कंट्रोल को जाने देने में हो? इस आज़ादी को अपनाकर कौन सी नई संभावनाएं खोजी जा सकती हैं?